मॉर्निंग। कक्षा 8 में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। देखिए, पिछली क्लास में आपने चतुर्भुज कक्षा 7 के अंदर चतुर्भुज और त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे पढ़ने। आज उन्हीं त्रिभुजों से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और अगली जो आकृति आती है वो चतुर्भुज और चतुर्भुज के अलावा भी वो अन्य आकृतियां हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि चतुर्भुज का मतलब क्या है। अपन चतुर्भुज का मतलब अब तक ये समझ में आए, अब तक ये पढ़ते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुजों में कई प्रकार के चतुर्भुज पढ़ते थे। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो चतुर्भुजों का भी अपन ने काव्य देखा है जिनके अंदर केवल 4 भुजाओं से घिरी हुई जो कोई बंद आकृति थी उसको चतुर्भुज कहा। लेकिन एक अपवाद समूह कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनमें भुजाएं होती तो 4 है, लेकिन उस आकृति को चतुर्भुज न बोल करके आकृतियों का कई प्रकार और प्रकार बोल देते हैं। जैसे आयत, आयत में भी 4 भुजाएं होती है लेकिन उसको अपन आयत बोलते हैं। फिर भी वर्ग, वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है लेकिन उसको फिर भी क्या बोलते हैं? वर्ग ही बोलते हैं। आपका घन और घनाभ का प्रत्येक फलक होता है, वो क्रमशः आयताकार और घनाकार होता है, लेकिन फिर भी उसको घन का पृष्ठ बोलते हैं, एक को घनाभ का पृष्ठ बोलते हैं। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार और घनाकार होता है। तो ये अब समस्या यह आती है कि अलग अलग आकृतियों को नाम न दे करके उनको एक वर्गीकरण दे दी, एक वर्गीकरण दे दी, उसका नाम दे दे केवल चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कई कैटेगरी आ जाएगी अपने आप। चतुर्भुज में कई कैटेगरी आ जाएगी। आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे अब कि चतुर्भुजों का ऐसा कोई नाम जो सभी आकृतियों को एक साथ ले ले, सभी आकृतियों को एक साथ ले ले। त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जो भी है उनको सबको एक साथ ले ले, उसको कहा है बहुभुज। क्या कहा है? बहुभुज। उसको क्या कहा है? बहुभुज। बहुभुज के अंदर भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है, चारों ओर से घिरी हुई जो बंद आकृति है, चक्रनुमा, चक्रनुमा जो बंद आकृति है उसको अपन क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब उस बहुभुज के अंदर आपका आयत भी आ जाता है, आपका वर्ग भी आ जाता है, यहां तक कि त्रिभुज भी आ जाता है, चतुर्भुज भी आ जाता है, पंचभुज भी आ जाता है जिसमें 5 भुजाएं हैं, षटभुज भी आ जाता है। षटभुज का षटभुज का बात एक ही, सप्तभुज, 10 बहुभुज, यहां तक कि n बहुभुज वगैरह कर सकता हूं। n भुज वाला बहुभुज, n भुज वाला बहुभुज। तो बहुभुज के अंदर कोई अब सारी आकृतियां आ गई उसमें, त्रिभुज से लेकर के 10 भुजाएं यहां तक कि n भुजाओं तक, वो सबके सब इसमें शामिल होंगे बहुभुज में। तो बहुभुज में चतुर्भुज भी आ गया, आपका आयत भी आ गया, वर्ग भी आ गया, अन्य प्रकार की जो आकृतियां पंचभुज में भुजाओं की संख्या 4 या 4 से अगर ज्यादा है वो भी आपका बहुभुज की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये पंचभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 5 हो, षटभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 6 हो, सप्तभुज जिनमें भुजाओं की संख्या 7 हो। लेकिन एक बात, जितनी भुजाएं हैं उस आकृति में उतने ही कोण होते हैं, उतने ही शीर्ष होते हैं। सीधी सी बात है, जिस आकृति के अंदर जितनी भुजाएं होती है, जितनी भुजा होती है उतने ही तो कोण होते हैं और उतने उनके शीर्ष होते हैं, उतने उनके कोण होते हैं, उतने उनके शीर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से बहुभुज के अंदर सभी प्रकार के जो आकृतियां हैं वो आ जाती है। हाँ, वक्रानुमा जो संरचना जैसे व्रत है, गोलाकार जो जितनी भी आकृतियां हैं, क्या वो बहुभुज की श्रेणी में आती है? क्या
है, लेकिन वो एक सरल रेखा का एक प्रकार है। सरल रेखा को मोड़ करके बनाई गई आकृति, उसको हम बहुभुज कैसे कह सकते हैं? उसको हम बहुभुज कैसे कह सकते हैं? वो वृत्त है तो वृत्त ही माना जाएगा। और आपका जो शंकुनुमा संरचना है, बेलन है, अन्य प्रकार के जो बेलन के आधार के दोनों हिस्से जो कि वृत्ताकार होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति की ऐसी कुछ ज्यामितीय रचना की जो उदाहरण है, जैसे मंदिर का अपना जो गुंबद आता है ऊपर का है, वो शंकुनुमा संरचना आता है, पिरामिड नुमा संरचना भी आता है, प्रिज्म भी आता है। तो ये सब बहुभुज की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिसको अपन बहुभुज नहीं कह सकते। अपना टेबल, बेंच, अपना कमरा, तो कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको अपन बहुभुज की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। अपने दैनिक व्यवहार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने घरों के अंदर देखते हैं, दैनिक व्यवहार में उसको अपने काम में भी लेते हैं, लेकिन वो सारी की सारी आकृतियां बहुभुज की श्रेणी में आती है। लेकिन कुछ अपवाद शब्द, कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिसको आप बहुभुज की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे अपनी ईंट आती है, ईंट घनाभ का एक प्रकार है। माचिस का बड़ा बेग आता है, घनाकार है। तो ऐसी आकृति को तो लोग मानते हैं कि उनके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपन बहुभुज में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी होती है जो गोल होती है, यहाँ पर टायर है गाड़ियों का है, अब उसको कैसे हम बहुभुज कह सकते हैं? तो कुल मिला के बात है कि भुजाओं से घिरी हुई, हालांकि बंद आकृति तो वो भी है, जैसे आपका पल्लव आता है वो भी बंद आकृति है, चारों तरफ से बंद है। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको हर परिस्थिति में अपन बहुभुज नहीं कर सकते, चतुर्भुज नहीं कर सकते, उसको इनका प्रकार नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। तो बहुभुज के अंदर बहुत सारी आकृतियों से, तीन या तीन से अधिक आकृतियों से घिरी हुई जो बंद आकृति है, 3-4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, उसको अपन क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में कई प्रकार की आकृतियां आती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब बात आती है विकर्ण की, कि इन आकृतियों में विकर्ण भी होता है क्या? और पहले बात तो विकर्ण कहते हैं किसको है? अब मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक आकृति में जितनी भुजाएं होती है उतने शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष इनका शिरा, कोने जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोने। जैसे मैं बात करूं आयत की, अब आयत के अंदर 4 शीर्ष है, 1 2 3 4, तो 2 शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको विकर्ण कहा जाता है। तो ये 2 शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है क्या कहा जाएगा? विकर्ण कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? विकर्ण। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आप दिमाग लगाने की कोशिश करें। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं हैं, लेकिन इनके शीर्षों को मिलाने पर इनके शीर्ष मिलते नहीं है। एक शीर्ष से दूसरी भुजा को मिलाएं तो दूसरी भुजा पर दूसरी भुजा शीर्ष नहीं है, भुजा का किनारा शीर्ष होता है, और 2 भुजाओं को आपस में मिलाते हैं तब शीर्ष बनता है, तभी शीर्ष बनता है। अब त्रिभुज अकेली ऐसी आकृति है जिसके शीर्ष है तो सही 3, लेकिन इन शीर्षों से विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। उसको विकर्ण न कह करके उसको माध्यिका कहा जाता है। त्रिभुज के अंदर माध्यिका होती है। क्या होती है? माध्यिका, जो सामने वाली भुजा को काटती है, 2 टुकड़ों में बांटती है। अब बराबर भी नहीं कर सकते, उसका अनुपात होता है 2:1 का, तो 1:2। तो एक माध्यिका सामने वाली भुजा को 2:1 के अंदर काटती है या विभाजित करती है। तो ये इसको अपन विकर्ण नहीं कह सकते त्रिभुज में, उसको अपन कह सकते हैं माध्यिका। अब इसका कारण ये है कि सामने वाली, अब अच्छा ये शीर्ष से अपन विकर्ण मिलाएंगे तो इसको कैसे मिलाऊंगा? नहीं मिला सकता। इसको इसे कैसे मिलाऊंगा? नहीं मिल सकता। तो ये सामने वाली भुजा पर केवल लंब डाला जा सकता है, या उसको काट सकते हैं, उस पर लंब डाल सकते हैं, तो ये माध्यिका होती है। आप उसको विकर्ण नहीं कर सकते। बाकी इनके अलावा जितनी भी आकृतियां बच गई, गोलाकार आकृतियों को छोड़ गई, गोलाकार आकृतियों को छोड़ के जितने भी बहुभुज की श्रेणी में आने वाली जो आकृतियां हैं त्रिभुज को छोड़ गई, वो सब में विकर्ण खींचे जा सकते हैं, सब में विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और एक बात, एक विकर्ण जो है एक आकृति के अंदर
एक विकर्ण खींचने पर आकृति दो भागों में बढ़ जाती है, बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाती है। चाहे वो वर्ग हो, चाहे अन्य किसी आयत हो, चाहे कोई भी आकृति हो, बहुभुज के अंदर विकर्ण उस आकृति को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। हाँ, ये पंच बहुभुज, षट बहुभुज या n भुजा वाली जो बहुभुज है उसमें जो विकर्ण है वो बराबर काटे, ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपकी जो समतल आकृतियां होती है, समतल जो आकृतियां होती है उसमें ये प्रावधान लागू होता है कि विकर्ण ही नहीं खींचा गया है, वो आकृति को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। कल अपन देखेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या वर्गीकरण होता है, कैसे बहुभुजों के अंदर कोण, अज्ञात भुजाएं, ये तमाम तरीके की सारी बातें अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।